नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से दोस्तों कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज से जो हमारी श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आपको पता होगा कि आज से हम लोग जो मॉडल पेपर फिजिक्स का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज जो भी आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोस्तों हम आपको जो भी चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा वो एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोग उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उससे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं दोस्तों उनको सभी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो आज से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए पहले कि आज से हमारा जो मॉडल पेपर की धमाकेदार श्रृंखला स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों 12th का। तो सभी लोगों को पहले शेयर करते हुए सभी लोगों को जोड़ते हुए चलना है दोस्तों। सभी लोगों को पहले शेयर कर दीजिए और अपनी संख्या को जितना अधिक से अधिक आप लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों उतना अधिक से अधिक आपका मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, और उतना ही ज़्यादा, क्योंकि ये मॉडल पेपर की श्रृंखला जितना लोगों को शेयर करेंगे दोस्तों उतना आपको लाभ होगा। तो एक मोटिवेटर कोट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक मोटिवेशन कोट से दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया दोस्तों। तो आज हम लोग ठान लिए दोस्तों कि इस मॉडल पेपर का हम लोग धुआं करेंगे दोस्तों। तो आप लोग सभी दोस्तों को शेयर करते हुए सभी प्यारे भाई बंधुओं को शेयर करिए दोस्तों। इस सेशन को आप जितना शेयर करेंगे उतना मजा आने वाला है दोस्तों आज। तो सेशन को शेयर करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना आज मजा आ जाएगा, उतना एनर्जी हमको मिलेगी दोस्तों। तो शेयर करिए, सबको पहले शेयर कर लीजिए। एक बार पुनः मैं मोटिवेट कर दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया दोस्तों, जो ठान लिया तो ठान लिया। तो हम लोग ठान लिया दोस्तों कि मॉडल पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मॉडल पेपर जैसे आपको लिखा हुआ है खंड का बहुविकल्पी टाइप दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ दोस्तों। आप लोग पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। मैं इसका ऑप्शन भी दे रहा हूं। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है। धातु के खोखले गोले के आवेशित सतह को इस यानी खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, एक खोखला गोला है, ये क्या है, एक खोखला गोला है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है। इसकी जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पर इसके तल पर, इसके तल का मतलब होता है इसके परिध पर दोस्तों, इसके तल का मतलब होता है ये गोला जो है, ये क्या है आपका गोला दोस्तों, वृत्त नहीं है, ये आपका क्या है, गोला है। तो इस गोले के तल पर का मतलब इसके परिध पर, इसको जो सरफेस पृष्ठ का ले या पृष्ठीय सतह पर जो वोल्टेज होगा पृष्ठ पर, इसके सतह मान लेते हैं ए पर, जो इसका विभव होगा दोस्तों 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि बताओ इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ले रहा हूं इस पर धनावेश होगा दोस्तों। ये क्या, इसका पृष्ठ धनावेशित हो जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये धनावेशित है कि ऋणावेशित, लेकिन हमने मान लिया ये धनावेशित, ठीक है दोस्तों। तो इसके पृष्ठ की सतह पर मैंने एक समान रूप से आवेश को आवेशित किया जाता है, ये लिखा हुआ, ठीक। तो
हमें ये बताना है, बताओ इसके केंद्र पर, ओ का मतलब केंद्र पर कितना विभव होगा, आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा वैद्युत बल रेखाओं में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि एक कोई वैद्युत बल रेखा क्या होती है। जब कोई धनावेशित आवेश होता है दोस्तों, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ के हमेशा लंबवत निकलती हैं। इसके पृष्ठ से हमेशा लंबवत निकलती है दोस्तों। ये हमेशा क्या होगा, अभिलंबवत निकलती है जिसे कहते हैं धनावेशित। ये क्या है, अभिलंबवत निकलती है इसके पृष्ठ से। तो जब इसके पृष्ठ अभिलंबवत निकलती हैं और एक कोई ऋणावेशित ले लेते हैं दोस्तों, ये ऋणावेशित है, इसमें क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं आके समाहित होती हैं अभिलंबवत दोस्तों। तो जब वैद्युत बल रेखाएं इसमें आके समाहित होती हैं दोस्तों, हम लोग वैद्युत बल रेखाएं की गुण क्या पढ़े कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलते हुए माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं, नोट करिएगा आप लोग, नोट में लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं बंध वक्र नहीं बनाती है। जब वैद्युत बल रेखाएं बंध वक्र नहीं बनाती है, इसका मतलब धनावेश से निकलते हुए ऋणावेश पर क्या हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है। तो जब समाप्त हो जाती है, इसका मतलब ये बंध वक्र नहीं बनाती है। तो इसका मतलब जो एक खोखला गोला ले लें दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक खोखला गोला ले लें, अगर इस पर मैं एक समान रूप से आवेश को वितरित कर देता हूं, तो इसके अंदर जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या शून्य होगी, इस गोले के अंदर दोस्तों, इस गोले, खोखले गोले के अंदर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या शून्य होगी। जब वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर नहीं होगी दोस्तों, तो जब वैद्युत बल रेखाएं नहीं होगी तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा प्यारे बंधुओं, शून्य होगा। जब वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो आपने पढ़ा है E बराबर F अपान Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर F अपान Q। जब वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो यहाँ शून्य रखेंगे तो F बाई Q, तो उसके मतलब उस पर लगने वाला बल का मान भी क्या आएगा दोस्तों, शून्य आएगा। जब लगने वाला बल का मान शून्य आएगा तो किया गया कार्य भी क्या आएगा, शून्य आएगा। जब किया गया कार्य आएगा शून्य, तो V बराबर W अपान Q, आपने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी है। तो कार्य जब शून्य आएगा दोस्तों केंद्र पर, तो V का मान भी क्या आएगा, जब कार्य शून्य आएगा तो यहाँ शून्य बटा Q, इसका मतलब V नॉट बराबर भी क्या आएगा दोस्तों, यानी V नॉट का मतलब इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान भी क्या आएगा, शून्य आएगा। तो अब आप लोग अपने सवाल में चलिए और इसे नोट कर लीजिए। ये जो पॉइंट है क्या कह रहा दोस्तों कि
एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या खोखले गोली सतह के इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव है। इसके तल का मतलब इसके बाहरी सतह पर, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। यूज तो नहीं होगा बट आपको पता होना। इसके पृष्ठीय पर मैं एक समान रूप से आवेश वितरित करता हूं, तो इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत विभव होगा वो 10 वोल्ट है और केंद्र पर पूछा है, तो केंद्र पर वैद्युत विभव का मान क्या आएगा दोस्तों? तो केंद्र पर वैद्युत विभव का मान 0 वोल्ट है। कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा। क्यों 0 वोल्ट आएगा? मैंने आपको पूरा एक तरफ से बता दूं, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। आप इसे नोट करिए और ज्यादातर सेशन को शेयर करिए, क्योंकि जो हमने अरमान लिया दोस्तों उसे पूरा करना है। जो ठान लिया तो ठान लिया, मॉडल पेपर का धुआं करना है दोस्तों। बस आप हमारा सहयोग करिए, मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा दोस्तों आपको एकदम, अगर आपने अभी तक मान लीजिए नहीं, आपके कुछ चैप्टर छूट गया जो भी हो, तो आपको मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कहीं भी कुछ कमी ना रह जाए दोस्तों। बस मेरा सहयोग करिए दोस्तों, बस सेशन को शेयर करिए, ज्यादातर लोगों को तक ये पहुंचना चाहिए जिससे सभी का लाभ हो सके दोस्तों। तो ज्यादातर सेशन को शेयर करिए दोस्तों, आप जितना शेयर करेंगे मैं उतने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने और अच्छा लाऊंगा दोस्तों। अगर आपने अपनी संख्या बढ़ा के रखी तो वादा करता हूं दोस्तों, मैं आपका ये क्लास एकदम सही ढंग से और एकदम सुव्यवस्थित समय से आपको हर एक कक्षा की सूचना जरूर दे दी जाएगी दोस्तों। बस आप सेशन को शेयर करते हुए सभी लोगों तक जोड़िए दोस्तों, सभी लोगों को जोड़ना है। बस आपको छोटा सा काम करना है और फिर देखिए मजा। तो नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होगा। यानी आपका गैल्वेनोमीटर है, धारामापी जिसे कहते हैं, उसका प्रतिरोध 99 ओम है और उसमें 10% धारा भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होगा। आवश्यक शंट का क्या पूछा दोस्तों? प्रतिरोध कितना होगा। तो आवश्यक शंट का प्रतिरोध का मतलब होता है, अब आप थोड़ा सा इसको समझिए। आप धारामापी से अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है, ये आपका मेन धारा है, इसमें तो धारा आ रही दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर से जो शंट एस, ये क्या है आपका एस का मतलब शंट होगा,
एस मैं यहां लिख देता हूं। जी का मतलब धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध है दोस्तों। और आईजी का मतलब धारामापी में जो प्रवाहित धारा है। आईजी का मतलब क्या होता है? आईजी धारामापी में प्रवाहित धारा। एस का मतलब क्या है दोस्तों? एस का मतलब होता है शंट। एस का मतलब है शंट। शंट एक प्रकार से कह सकते हैं बाईपास। जैसे आप देखोगे बाईपास रोड में, सड़कों में बना होता है जो फुटपाथ जिसे कहते हैं दोस्तों, तो बाईपास इसे कह सकते हैं शंट को। या ऐसा समझे कि बहुत अधिक मात्रा में जब भीड़ सड़क पर लग जाती है, रोड पर लग जाती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? बाईपास लेने लगते हैं दोस्तों। बाईपास का मतलब कि जो फुटपाथ है उस पर से हम लोग फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब बहुत अधिक मात्रा में धारा आ जाती है दोस्तों, तो उसको पास कराने के लिए मुझे किसका प्रयोग करना पड़ता है? शंट का प्रयोग करता है। बस यही काम होता है शंट का। ठीक है दोस्तों। तो आई क्या है आपका? एस क्या है? शंट है। और शंट में प्रवाहित धारा, शंट में यहां लिख दे रहा हूं आई माइनस आई जी। ये क्या है? शंट में प्रवाहित धारा। शंट में प्रवाहित धारा। ध्यान से देखिए दोस्तों आप कि एक, अब ये परिपथ मेरा, ये क्या है? एक परिपथ था। अब इस जो परिपथ में से मुझे क्या करना है? इस धारा का मापन करना है। ये आपको क्या है? गैलोनोमीटर। अब गैलोनोमीटर यानी धारामापी को मुझे अमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसमें क्या करूंगा? धारामापी के समांतर क्रम में क्या जोड़ना पड़ता है? शंट जोड़ना पड़ता है। तो याद रखिएगा, धारामापी से अमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम शंट को धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये चीजें आप नोट करते हुए चलना है दोस्तों। आपको एक अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक दोस्तों। यानी धारामापी से मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम शंट को धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं धारामापी आपका गैलोनोमीटर लगा, उसके समांतर क्रम में मैंने क्या जोड़ दिया? शंट जोड़ दिया। आप देख पा रहे हैं इसका मतलब शंट होता है। और एक चीज और दोस्तों, एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 0 होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों यहां, ये सब नोट पॉइंट है दोस्तों, आप इसे नोट करते हुए चलना है। एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध न्यूनतम या कह दें 0 होना चाहिए। लेकिन कोई भी उपकरण ऐसा नहीं है दोस्तों जिसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध हो। सभी का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, लेकिन एक आदर्श अमीटर की बात करेगा तो आदर्श अमीटर के लिए वैद्युत प्रतिरोध या तो न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम का मतलब कम से कम दोस्तों, या तो 0 होना चाहिए। ठीक। अब आपको दोस्तों एक फार्मूला जब हम देख रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों, आपने किरचॉफ का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसका यूज। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वो किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है दोस्तों। चलिए, आपने प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा होगा, तो प्रतिरोधों का संयोजन भी कौन सा संयोजन है? तो आप देख पा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन, मैंने शंट जोड़ा। तो अब इस गैलोनोमीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तो यहां लिखेंगे आप धारामापी का वोल्टेज
बराबर शंट का वोल्टेज। दोस्तों धारामापी का वोल्टेज बराबर शंट का वोल्टेज। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि ये किस क्रम में जुड़े हैं? तो समांतर क्रम में जुड़े हैं दोस्तों। किस क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है दोस्तों। तो धारामापी का वोल्टेज Vg, शंट का वोल्टेज Vs, ये बराबर होगी। तो आपने ओम का नियम थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया प्रतिरोध, लगाया गया प्रतिरोध नहीं दोस्तों, लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित यानी चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है। तो Vs बराबर, तो यहाँ आएंगे लिखेंगे Ig, अच्छा स्मॉल जी लिखा दोस्तों, तो स्मॉल जी गुणे कैपिटल जी, क्योंकि इसका प्रतिरोध मैंने क्या माना है दोस्तों? G माना है। Vs शंट में प्रवाहित धारा, तो आप देख पा रहे हैं I माइनस Ig इंटू एस, ये आपका इंटू एस दो, ये आपका क्या निकल गया? फार्मूला निकल गया। ये क्या निकल गया दोस्तों? फार्मूला निकल गया। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा दोस्तों तो सेशन थम्स अप करना है आप दोस्तों, थम्स अप करके बताइए आपको जितना चीज मैंने बताया इस धारामापी से संबंधित क्या आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? थम्स अप करिए, एक थम्स अप तो बनता है दोस्तों, और कम से कम आप लोग 5 लोगों तो शेयर कर ही सकते हो दोस्तों, क्योंकि जितने लोगों तक आप शेयर करेंगे उतनी मेरी एनर्जी बढ़ेगी दोस्तों। ज्यादातर लोगों को शेयर करिए दोस्तों, सेशन को शेयर करते हो, धमाकेदार सेशन को शेयर करिए। सेशन शेयर करने में दोस्तों कंजूसी मत करिए, नहीं तो देखिए मजा नहीं आएगा फिर, क्योंकि आपकी जो संख्या है इससे मजा नहीं आ रहा मुझे। मैं थोड़ा सा हतोत्साहित हो रहा हूँ दोस्तों, तो आप अपनी संख्या को थोड़ा सा और बढ़ा के रखिए, जिससे मैं भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो सकूँ दोस्तों। तो चलिए, हाँ सभी का थम्स अप आ रहा है, वेरी गुड। चलिए इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हमारा सवाल जो लिखा उस पर चलते हैं। ये सवाल से संबंधित मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया दोस्तों, तो जितना भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ दोस्तों, आप उसे कोशिश करिए, नोट करते हुए चलना है दोस्तों, नोट करते हुए चलना है। और फिर जो हमारा सवाल लिखा हम इस पर चर्चा करें। ठीक, ये जो सवाल लिखा हमारा इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप नोट करते हुए चलिए दोस्तों। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, सवाल की बात आती है। सवाल मैं यहीं शार्प कर दे रहा हूं दोस्तों, इसी के नीचे मैं अभी शार्प नहीं कर रहा, आप नोट कर लीजिए और सवाल को समझते चलिए। क्या कह रहा है? 99 ओम प्रतिरोध की धारा माप, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आप कर दीजिए। जी बराबर कितना है? 99। ये ओम का सिंबल है। मुख्य धारा का 10%, इसमें कितना परसेंट भेज रहा है दोस्तों? 10%। ये मुख्य धारा अगर मैं 100% मानते हैं दोस्तों, जो परसेंटेज होता है उसकी गणना हम लोग 100 में करते हैं, जो परसेंटेज होता है उसकी गणना हम लोग 100 में करते हैं। तो मुख्य धारा क्या है? तो मुख्य धारा जो होगी, मुख्य धारा आई हमारी, यहाँ आई मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिखा दोस्तों, तो आई आप लिख दीजिए मुख्य धारा। आई क्या है? मुख्य धारा कह लें या स्रोत का धारा, या स्रोत का धारा, जिससे यानी धारा में मिल रही है, उसी की क्या कहते हैं दोस्तों? स्रोत का धारा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें जो मुख्य धारा आप करेंगे, तो मुख्य धारा मान लीजिए पूरा कितना परसेंट है? 100% है। उसमें से 10% किधर चला जा रहा है? मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, तो मुख्य धारा का केवल कितना परसेंट भेजने के लिए? 10% भेज। इसमें कितना भेज रहा है? 10% भेज रहा है। इसका मतलब 90% किधर जा रहा है दोस्तों? 90% इधर जा रहा है, क्योंकि तभी तो टोटल 100% होगा। इसका मतलब 90% किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। कितना जा रहा है? 90% इधर जा रहा है। आपको समझ में आया दोस्तों? फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
देखिए दोस्तों, फिर से एक बार सवाल, 99 प्रतिरोध की धारामापी मुख्य धारा का 10% यानी ये धारा 100% आ रही है हमारे पास, क्योंकि जो परसेंटेज होता है उसकी गणना हम 100 में करते हैं। तो मुख्य धारा हमारे पास 100% आ रही है, उसमें से 10% किधर जा रहा है? धारामापी का मतलब गैलोरीमीटर में जा रहा है। और गैलोरीमीटर का प्रतिरोध यानी धारामापी का प्रतिरोध कितना है? 99 ओम दिया है, उसमें 10% केवल धारा जा रही। तो 100 का 10% जा रही, 100 का 10% 10 ही होता है। 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है दोस्तों। आप निकाल सकते हो 100 का 10% 10 ही होगा, आप गणना कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको 100 मान चुका हूं, तो इसका मतलब 10% इधर जा रहा है दोस्तों। तो बचा कितना? तो 10% जब वो ले गया तो 100 में से कितना परसेंट जाएगा? 99% इधर जा रहा है, इसका मतलब ये सॉरी 90% ये ले जा रहा है, 90 हिस्सा ये ले जा रहा है, संट। तो अब आप देखिएगा, यानी अब आप देखें तो I माइनस IG का मान कितना दे दिया? 90, और IG का मान कितना दिया दोस्तों? 10, और गैलोरीमीटर का प्रतिरोध कितना दिया? 99। हमसे संट का प्रतिरोध की गणना करना चाह रहा है, संट के प्रतिरोध का गणना करना चाह रहा है। तो आप ये मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या होता है IG, दे रहा हूं दोस्तों, IG गुणे G बराबर I माइनस IG गुणे S। IG कितना है दोस्तों? IG कितना है? आप देख पा रहे हैं IG 10 है। गैलोरीमीटर प्रतिरोध कितना? 99 है। I माइनस IG कितना है? 90 है। संट का प्रतिरोध हमसे पूछा है S। दोस्तों ये 90 गुणा में है, इधर आएगी क्या हो जाएगा? भाग में। तो 10 गुणे 99 बटे 90 बराबर S। 1 0 से 1 0 कटा, 9 1 कम 9, 11 9 99। तो आप देख पा रहे हैं संट का जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया? 11 ओम आ गया। कितना ओम आ गया दोस्तों? 11 ओम आ गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो मैंने कोशिश किया है कि एक सवाल के माध्यम से मैंने आपको धारामापी से अमीटर में रूपांतर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो थम्स अप करिए दोस्तों, और चीज़ों को आप बाकायदे नोट्स बनाते हुए दोस्तों इसको नोट करिए। तो आप इसे नोट करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। यानी एक 24 ओम प्रतिरोध, एक तार है कोई, देखिए दोस्तों, एक कोई तार है, एक कोई तार है अपना, इसका जो प्रतिरोध है 24 ओम है, इसको मुझे किसमें मोड़ना है दोस्तों? तो समबाहु त्रिभुज में मोड़ना है। किसमें मोड़ना है? समबाहु त्रिभुज में मोड़ना है। किसमें मोड़ना है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज में मोड़ना है। और जब समबाहु त्रिभुज में मोड़ जाता है तो फिर इसके किन्हीं दो सिरों के बीच हमें क्या निकालना है? प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझते हुए चलना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन,
प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः हम लोग दो प्रकार पढ़ते हैं, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। और दूसरा है श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? तो समांतर क्रम का मतलब एक सिरे के सभी एक यानी जो प्रतिरोध होता है उनको एक सिरों को सभी तारों को और उसके दूसरे सिरों के सभी तारों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है देखिए दोस्तों, आपका जो समांतर क्रम होता है उसके सभी प्रथम सिरों को, शीर्ष को कह लें, उनको एक साथ गुणमेट दिया जाए और पुच्छ वाले सिरों को एक साथ गुणमेट दिया जाए तो इस प्रकार के जो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कैसा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इनका प्रतिरोध R1 है, इसमें जो मुख्य धारा जा रही है दोस्तों वो I जा रही है और यहाँ से बाहर निकल जा रही है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। तो प्यारे दोस्तों, इनके सिरों का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, धारा जो है ये इसमें मान लेते हैं I1 जा रही है, इसमें मान लेते हैं I2 जा रही है और इसमें मान लेते हैं I3 जा रही है। तो धारा जो I बराबर होगा वो तीन हिस्सों में बढ़ जा रही है, I1, I2 और I3। आप पढ़े हैं अगर I बराबर क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट 1। आपने पढ़ा V बराबर क्या होगा दोस्तों? I इंटू R। तो I बराबर क्या पढ़ा है? V अपान R पढ़ा है दोस्तों, पढ़ा है कि नहीं? तो जो इसके सिरों का जो विभवांतर होगा वो क्या है दोस्तों? मान लेते हैं कैपिटल D है और R इक्विवेलेंट इसका क्या होगा? V बटे R1 प्लस इसका क्या होगा? V बटे R2 प्लस इसका क्या होगा? V बटे R3। यहाँ से V क्या होगा दोस्तों? आप काट सकते हैं, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये आपको क्या तुल्य प्रतिरोध निकालने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया दोस्तों कि हाँ हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उन सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम करते हुए सभी का योग कर देंगे, जो आएगा वो उन दोनों सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। आपने क्या देखा कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में स्रोत का विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है और इसमें प्रत्येक सिरों पर धारा का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक सिरों पर तथा प्रतिरोध के यहाँ स्रोत का विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तथा प्रतिरोध के प्रत्येक
धारा का मान अलग अलग होता है। यानी इन सभी का विभवांतर क्या होगा दोस्तों, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये सभी आपस में यही विभवांतर स्रोत के विभवांतर से क्या होगा, बराबर होगा। तो ये लिखा थोड़ा सा कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में स्रोत का जो विभवांतर होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे, साथ में वो जो विभवांतर होगा वही स्रोत का विभवांतर के भी बराबर होगा। ठीक, तथा प्रतिरोध के प्रत्येक में धारा का मान अलग अलग होता है। ये आपको समांतर क्रम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। प्रत्येक सिरे का जो प्रत्येक प्रतिरोध के दो सिरे होते हैं दोस्तों, जो सर होता है उसे पहला सिरा कह देते हैं, जो पैर होता है उसे दूसरा सिरा कहते हैं। ठीक, तो पहले तो प्रतिरोध के प्रत्येक सिरे के यानी पहले वाले प्रतिरोध को दूसरा सिरा और दूसरे वाले प्रतिरोध को पहला सिरा जब आपस में घुरमेटते हैं दोस्तों, या मोड़ते हैं या इनको जब जोड़ते हैं, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें स्रोत की धारा आई, लेकिन इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है दोस्तों वो क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ये। और इन सभी के विभवांतरों का योग वो स्रोत के विभवांतर के क्या होगा, बराबर। लेकिन धारा का मान क्या होता है दोस्तों, समान। तो 2 पॉइंट नोट करेंगे आप कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग होता है तथा प्रवाहित अलग अलग होता है, और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे इसमें आ जा रहा है तो इसमें भी जाएगा दोस्तों, इसमें भी जाएगा और इसमें बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो यहां से जो आएगा कि स्रोत का जो विभवांतर होगा इन सभी के विभवांतरों को योग के क्या होगा, बराबर होगा। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। आर का मतलब होता है दोस्तों ये इस सिरे से लेकर इस सिरे यानी A से लेकर B तक का तुल्य प्रतिरोध कह लें, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यहां से I दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। ये आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला। आप इसे इक्विवेलेंट कह सकते हैं या तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट जो भी आया लिख ली, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो उम्मीद होगी ये आपको प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल क्रम और सीरीज क्रम यानी श्रेणी क्रम, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने सवाल की ओर चलते हैं। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार यानी एक तार है दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है, को एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज क्या है,
जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश तथा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश तथा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, कैसा त्रिभुज कहलाता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब इसका अगर चित्र बनाएं, इसकी प्रत्येक भुजा L होगी और प्रत्येक कोण कितना होगा दोस्तों? 60 अंश होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। यह था समबाहु त्रिभुज की कंडीशन। समबाहु त्रिभुज को मोड़ा जाता है किसी दो किनारों के बीच प्रभावित प्रतिरोध निकाल। प्रभावी का मतलब तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक कोई लंबा सीधा तार है, ये कोई लंबा सीधा तार है, ये कोई लंबा सीधा तार है और इसका प्रतिरोध R बराबर कितना है? 24 ओम है दोस्तों। इसका प्रतिरोध कितना है? 24 ओम है। अब मैं क्या करता हूं, इसे एक समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में जब तोड़ देता हूं तो एक शिरा ये हो जाता है और एक शिरा ये हो जाता है और एक शिरा, तो मुझे ए और बी के बीच तुल्य किन्हीं भी दो सिरों के बीच का है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, किन्हीं दो सिरों ए और बी के बीच निकाल लेता हूं प्रतिरोध इसका। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालता हूं। तो आपको ये देखना है कि ये 24 ओम इस तार का था, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इसके अगर मैं इस तार की लंबाई दोस्तों L मान लेता हूं तो इनकी लंबाई L/3 हो जाएगी। प्रत्येक की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। जैसे मैंने कहा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो जाती है। तो L/3 यहाँ टोटल प्रतिरोध R बराबर 24 दिया। इसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है और इसमें R1 मान लेता हूँ, इसके और इस पर R2 मान लेता हूँ, इसको R3 मान लेता हूं दोस्तों। तो R1 और ये एक आपने पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध रो। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, विशिष्ट थोड़ा दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि मैं कुछ शार्प करूंगा इसमें। आप लोग इसे नोट कर लीजिए पहले थोड़ा सा, फिर हम लोग फिर सवाल को समझते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर चुके हैं तो थम्स अप करिए दोस्तों। नोट कर चुके होंगे तो थम्स अप करिए। नोट कर चुके हैं तो थम्स अप करिए दोस्तों। अगर आप इसे नोट कर चुके हो तो थम्स अप करिए, जिससे मैं इसको रेस करूं दोस्तों और हम लोग अपने सवाल की ओर अग्रसर हों। सेशन को दोस्तों शेयर करिए। इतनी संख्या में देखिए मजा नहीं आ रहा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बताओ। आप लोग सेशन को ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए और जो लोग नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो हमारी धमाकेदार इस भंडारे वाली क्लास में सभी को लाभ मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कॉन्सेप्ट को साफ कर रहा हूं और अपने सवाल की ओर चलता हूं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, एक कोई तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 24 ओम है, इसकी लंबाई L था। अब मैंने इसे क्या कर दिया, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया, ABC इस रूप में मोड़ दिया, तो इसकी प्रत्येक लंबाई L/3 हो जाएगी और इनके और इन पर जो उत्पन्न प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। आप यहाँ प्रतिरोध दर्शा सकते हैं अगर दर्शाना हो तो। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध आपने दर्शा दिया, इसको भी दर्शाना हो दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रतिरोध के सिंबल में मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूं। ठीक, R3 ये R2 इनका प्रतिरोध R1 R2 R3। अब मुझे इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो रो है। रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर इसको हम डायरेक्ट भी लगा देंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध पर R बराबर रो L/A होता है। A क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L तो चालक तार की लंबाई होगी, A क्या होगा दोस्तों, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रभावी जो लंबाई होगी दोस्तों, R का मान 24 तो L बराबर आपका आ जाएगा RA/रो आएगा। देखिए, तो यहां से जो L/3 रखेंगे, R1 बराबर क्या होगा दोस्तों, चालक तार विशिष्ट एक ही पदार्थ के लिए, आप नोट करिएगा, एक ही पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान एक समान रहता है या बराबर होता है। तो R बराबर क्या होता है दोस्तों, रो L का मतलब यहाँ L/3 होगा, क्षेत्रफल तो बराबर होगा क्योंकि तार को ना तो खींचा जा रहा है ना तो प्रेस किया जा रहा है, तार को बस आकृति परिवर्तित किया जा रहा है। तो R1 जो होगा दोस्तों वो आपका रो L/3 है, इसका भी वही रो L/3 है, इसका भी वही रो L/3 है। आप अगर L का मान रखेंगे दोस्तों तो रो RA/3 रो से रो कट जाएगा, A से A कट जाएगा तो R/3। तो ये सभी का प्रतिरोध कितना आएगा दोस्तों, R/3 आएगा। R का मान कितना है दोस्तों, 24/3, 3 अटे 24, यानी कितने ओम के प्रतिरोध में टूट गए दोस्तों, ये 8 ओम के प्रतिरोधों में टूट गए, यानी इन सभी के प्रत्येक शिरों का प्रतिरोध कितना हो गया, 8 ओम 8 ओम 8 ओम। तो इतना उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया तो थम्स अप करिए दोस्तों, थम्स अप करिए, सेशन को शेयर करते चलना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। बस आप सेशन को शेयर करते चलिए बस, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो चलिए अब इसका तुल्य प्रतिरोध AB के बीच निकाले जा रहा हूं दोस्तों, दो सिरों के बीच। तो यहां लिखूंगा तुल्य प्रतिरोध या इसी को प्रभावी प्रतिरोध। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो इनका जब श्रेणी क्रम प्रतिरोध होगा, इनका जो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो 1/R AC 1/, इनका
कुल प्रतिरोध क्या श्रेणी क्रम में आपस में 8 8 16 हो जाएगा, प्लस इस और ये दोनों यानी ये जुड़ के कितना होगा दोस्तों, इनका प्रतिरोध कितना होगा जुड़ के 16 ओम जो कि श्रेणी में, और ये जब जुड़ के 1 हो जाएंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा दोस्तों। ये 16 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों। तो 1/RAC बराबर एलसीएम 16 आएगा, 1 घन 2 1/RAC 3/16 आएगा, आप पलट दीजिए तो एक RAC एसएससी के सिरों के बीच प्रतिरोध कितना आएगा 16/3 ओम। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है ये पूरा आपको पहले इसमें भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया दोस्तों। प्रत्येक तार का जो आपका 3 तार में फोल्ड हो गया तो प्रत्येक लंबाई L/3 L/3 उसके सहायता से मैंने प्रतिरोध का मान निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर अब आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए, कोई तार हो दोस्तों, कोई तार को जितने n बराबर भागों में कोई तार का प्रतिरोध R हो तथा तार को n बराबर भागों में जैसे वर्ग के रूप में मोड़ देंगे दोस्तों, तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो n बराबर भागों में मोड़कर n बराबर भागों में मोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध दोस्तों R/n होता, ये आपको पता होना चाहिए। तो R/n होता है, तो R/n है, तो अब आप बड़े आसानी से लगा सकते हो। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 8/3 यानी सॉरी 24/3 3/24। तो प्रत्येक लंबाई के तार यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक लंबाई का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तो 8 ओम। अब 8 ओम हो गया, तो आप इसे अभी मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन, उसकी सहायता से आप बड़े आसान से लगा सकते हैं। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बट सवाल दोस्तों एक लाइन का मात्र सवाल है, 1 नंबर की सवाल है, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराया दोस्तों। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सेशन को शेयर करिए भाई, सेशन को शेयर करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, जब प्रकाश किरण एन अपवर्तनांक के माध्यम प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, अपवर्तन कोण का मान होगा। तो सबसे पहले अपवर्तनांक समझिए क्या होता है दोस्तों। अपवर्तनांक, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है। अपवर्तनांक क्या है? तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तन कहते हैं। और जो माध्यम यानी जिस माध्यम में जाती है उस माध्यम में जाने से जो विचलन होता है दोस्तों, तो उस पदार्थ का उस प्रकाश के लिए क्या हो जाता है? अपवर्तनांक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक माध्यम मैं ले रहा हूं दोस्तों, जैसे ये पहला माध्यम है, ये आपका अभिलंब है, अपवर्तक तल है, ये आपका मैं ले रहा हूं सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? जिसमें अणुओं यानी इन पदार्थों को अणुओं के यानी अणु क्या होते हैं, काफी इन पदार्थों के कण क्या है दोस्तों, काफी पास हैं। तो ये आपका कैसा माध्यम हुआ? सघन माध्यम, जिसका नंबर ही है। ये आपका कैसा माध्यम हुआ? तो विरल माध्यम। जब कोई इसमें कुछ नियम होते हैं दोस्तों कि कोई प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से, ये आपका क्या है दोस्तों? अभिलंब है एन डैश, ये आपका अभिलंब है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कुछ प्रकाश किरण के गुण होते हैं दोस्तों। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरा नंबर, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वह दोस्तों क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए आप, ये जो है आई और ये है आपका आर। तो अपवर्तन के कुछ नियम है दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन क्या, पहले वही समझ लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई
अपवर्तन की घटना में दोस्तों प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए और वो दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण को जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। दो नियम है। आपतन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता। दूसरा नियम है आपतन कोण आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं दोस्तों। ये कुछ नियम मैंने लिख दिया। अब आपको ध्यान देखना है थोड़ा अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाते तो अपने मार्ग से विचलित होने घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तनांक विचलन किसमें हो रहा है दोस्तों? सेकंड का। तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा? विरल माध्यम का। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष दोस्तों विरल माध्यम का जो आपका अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा दोस्तों? सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों। सभी प्यारे भाई बंधुओं को सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों सेशन को लाइक करते हुए चलना है। सेशन को लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। चलिए, सघन माध्यम विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम को मैंने नंबरिंग 1 दिया है, विरल माध्यम को 2 दिया है। तो 1 and 2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। 1 and 2 साइन आई बटे साइन आर। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? एक फार्मूला हो गया। आपको अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या करें? जब प्रकाश किरण n अपवर्तनांक यानी n अपवर्तनांक के माध्यम प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा रह जाता है। अपवर्तन कोण का मतलब r, आपतन कोण का मतलब i। या लिख सकते हैं ये जो आपका है i है दोस्तों, ये आपका आपतन कोण है और ये आपका
अपवर्तन कोण है। तो जो आई है, जो अपवर्तन कोण यानी जो आर है दोस्तों, वो आई का आधा हो जा रहा है। आधा रहता तो अपवर्तन कोण का मान यानी आर का मान निकालना है। चल इसका मान कितना दिया, एन दिया है, साइन आई रहेगा, आर के स्थान पर साइन आई बटा 2। ठीक दोस्तों, चलिए तो अपवर्तन कोण का मान क्या है दोस्तों। अपवर्तन कोण का मतलब आर का मान पूछा है। आपतन कोण का अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण का आधा रहता तो अपवर्तन कोण का मान यानी आर का मान निकालना। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, जो आई है वो 2r हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप इसके स्थान पर n लिखूंगा, इधर साइन आई बटे साइन आर, ये फार्मूला आपको साइन आई के स्थान पर 2r लिखेंगे बटे साइन आर। ठीक दोस्तों, तो n बराबर, अब आप एक फार्मूला याद रखिए, थोड़ा सा सूत्र है, साइन 2 है बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए। ये आपको फार्मूला याद रखना है दोस्तों। तो यहां से आप अप्लाई करेंगे 2 साइन आर इंटू कास आर बटे साइन आर। तो साइन आर से साइन आई कट, साइन आर से साइन आर कट जाएगा। तो यहां जो आएगा n बराबर 2 कास आर, ये इधर जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका n बटा 2 बराबर कास आर, या कास आर बराबर n/2 या r बराबर कास इनवर्स n/2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, आर बराबर यानी अपवर्तन कोण का मान आ गया। तो आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया, सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, तो एक कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा कि इसकी सेकंड क्लास, इस लेक्चर को हम कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस करें दोस्तों कि नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस जो क्लास को मैं लगातार लेके आऊं दोस्तों कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं दोस्तों। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आज आपकी ये क्लास कैसी लगी। अगर आपका कुछ भी चैप्टर, जो भी टॉपिक छूट गया, तो वो मैं एक तरफ से दोस्तों ले रहा हूँ कवर करने के लिए। बस आपको पूर्ण मनोयोग से पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना है जब भी आप क्लास अटेंड करें दोस्तों। और जो भी आप बेसिक पॉइंट, जो भी आपको लिखाया जा रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से पूरी श्रृंखला, पूरा विश्लेषण किया जा रहा है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन जो भी आपको दिया जा रहा है दोस्तों, बस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कितनी सारी चीज़ें दोस्तों सीख जा रहे हैं। और क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है दोस्तों, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। तो चीज़ों को नोट करते रहिए दोस्तों, आनंदित रहिए, खुश रहिए दोस्तों। जय हिंद।